अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मुसरत परवीन और आप देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल विद डॉक्टर अली सलमान। इस एपिसोड में मैं बात करूँगी बजट की। जो बजट पास हुआ है 18 ट्रिलियन का और 30% इंक्रीज़ देखा गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट फिजिकल ईयर, और 13 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया गया है जो कि 46% इंक्रीज़ देखा गया उसमें भी एज़ कम्पेयर टू लास्ट फिजिकल ईयर। और अगर टैक्सेस की बात की जाए तो 48% डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए हैं और 30% इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए तो इंक्लूडिंग पेट्रोलियम लेवीज़, तो उसमें 64% इंक्रीज़ देखा गया है। 9 बिलियन डेट सर्विसिंग के लिए रखे गए हैं। टैक्सेस का इंक्रीज़ होना जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं उन पे बर्डन, और फिर इन्फ्लेशन का जो टारगेट सेट किया गया है वो अचीव होगा या नहीं। इन्फ्लेशनरी बजट है ये भी कहा जा रहा है, जुल्माना बजट है ये भी कहा जा रहा है कि गरीब तबका इसमें कितना और मज़ीद पिसेगा, कौन फ़ायदे में है और कौन नुकसान में है। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज डॉक्टर अली सलमान से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर अली सलमान, सबसे पहले तो मैं आपसे एक इनिशियल कमेंट लेना चाहूँगी। जो बजट आया है 3 ट्रिलियन का, 30% इंक्रीज़ भी देखा गया है और ये IMF की पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए कहा जा रहा है कि बजट बनाया गया है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी थी, एक प्रेशर भी था। इन्फ्लेशनरी बजट है ये भी कहा जा रहा है। कोई राइट डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही इस बजट की, कंट्रडिक्शनरी है ये बजट। आप इसको क्या कहेंगे, क्या कमेंट देंगे इस बजट को कि जो बजट पास किया गया है आने वाले टाइम में, इसको अगर आप 2 लाइन्स में कि कैसा बजट है? देखिए, ये एक मुंतखब हुकूमत जो 5 साल के लिए आती है उसका ये पहला बजट था। आम तौर पर हम ये तवक्को करते हैं कि जब हम इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं या सख्त इक़दामात की बात करते हैं तो वो पहले 1 साल या 2 साल में हुकूमत लेती है। उसके बाद जैसे वक्त गुजरता है तो उनके लिए हुकूमत के लिए ऐसे इक़दामात देना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से देखा जाए तो हुकूमत ने अपनी तरफ से कुछ इक़दामात तो लिए, लेकिन उन इक़दामात का सारा जो बोझ है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ा है। यानी हुकूमत ने अगर आप रिफॉर्म्स की बात करें या इस्लाहात की बात करें तो हमें कोई स्पेंडिंग के हवाले से हमें कोई सिग्निफिकेंट इसके अंदर कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट अपने ख़र्चे कम कर रही है या रिफॉर्म्स नहीं नज़र आ रही। इसके अलावा अब इस क्या ये सवाल ही पैदा होता है कि ये IMF का बजट है या हुकूमत का अपना बजट है, तो सारे बजट तो हुकूमत का है, लेकिन ये वाज़ेह है कि इसमें IMF के प्रोग्राम जो हम इसका निगोसिएशन चल रही है ऑलरेडी हमारी अगले प्रोग्राम के लिए, उसके कुछ कंडीशनैलिटीज़ इसके अंदर शामिल की गई हैं, मगर वो जुज़वी तौर पर शामिल की गई हैं। वो ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम बजट ही हम उसकी ज़िम्मेदारी IMF के ऊपर डालें। ये इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो तो ज़ाहिर है जो हमारी वज़ारत ख़ज़ाना है उसके ऊपर आएगी, जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर आएगी। सो इन वन वर्ड मुझे ये बजट मायूस कुन लगता है। मुझे लगता है कि इस बजट से हमारी जो माशी तरक्की का जो रुका हुआ सफ़र था वो थोड़ा सा दोबारा शुरू हुआ था, वो फिर रुक जाएगा। मुझे लगता है कि ये बजट हमें वापस कैश इकॉनमी की तरफ लेकर जाएगा और जो हमारा सैलरीड क्लास है, ख़ास तौर पर जो कि आपके प्रोफेशनल मिडिल क्लास को कोई नुमाइंदगी, जहाँ पर उनकी नुमाइंदगी होती है, वो इससे ख़ास तौर पर काफ़ी हर्ट होंगे। और बिजनेस कम्युनिटी वो भी अनहैप्पी है इस आने वाले बजट से। जी, बजट में जो अभी तक इक़दामात आए उसमें अभी तक वज़ीर आज़म साहब ने एक इंडस्ट्रियल पैकेज का भी अनाउंस किया था, पावर सब्सिडी का अनाउंस किया था, लेकिन उस पे IMF के तहफ़्फ़ुज़ात आ चुके हैं। तो पहले तो उनका काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आया था इस हवाले से, इंडस्ट्री पावर सेक्टर के हवाले, पावर सब्सिडी के हवाले से, लेकिन शायद हुकूमत को वापस लेना पड़े। एक्सपोर्टर्स काफ़ी नाखुश हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट पे जिस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी डायरेक्शन ठीक है, वो है कि एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रजीम में आना चाहिए, चाहे वो 1 साल में आए और 5 साल में आए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप और मैं तो अपनी सैलरी के ऊपर 20%, 15%, 25% टैक्स दें, या जो बाकी जो बिज़नेस के इदारे हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतना टैक्स दें, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा, और वो भी अगर वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन करे तो एटलीस्ट 40% टैक्स दे रहा है,
तो इसके मुकाबले में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट प्रोसीड के ऊपर 1% जो टैक्स देते हैं उसी को हम फाइनल समझ लेते हैं। तो ये ज़ाहिर है एक लिहाज से अनफेयरनेस है, तो उसको उनको आना पड़ेगा। ये अलग बात है कि वो उसको किस स्टेज से हमें यानी इसको स्टेज वाइज किया जाए या उसको एकदम इम्प्लीमेंट कर। इकॉनमी की ग्रोथ की बात करें, जैसे आपने स्पेंडिंग की बात की, तो अभी भी जो बजट है उस पर फुल फोकस्ड है ऑन स्पेंडिंग और देयर इज़ नो रैशनलाइजेशन ऑफ रियल रिफॉर्म्स। तो कैन पाकिस्तान ब्रेक द साइकिल ऑफ बिजनेस एज यूजुअल बजट और एक इम्प्लीमेंटेशन करे जो यूज़फुल चेंजेस हों, कि वो कितना एक ट्रूली हेल्पफुल रहेगा इकॉनमी को ग्रो करने के लिए? क्या चेंजेस करनी चाहिए ऐसी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत के पास इस्लाहात का कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। जब आपके पास इस्लाहात का कोई लाएमल मौजूद ना हो, कोई रोड मैप मौजूद ना हो, तो इस बजट को जो एक टूल के तौर पर, फिस्कल पॉलिसी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो ज़ाहिर है आप उससे निशाने भी नहीं सही लगा सकते। जब आपको ये नहीं पता कि आपने इकॉनमी को कहाँ लेकर जाना है या इसको कैसे ग्रो करना है और आपका जो विजन है ग्रोथ का वो नहीं है, तो फिर अगर आपकी समझ ठीक नहीं है तो फिर आप एक अंदाज़े लगा रहे हैं, आप कभी ये ट्राई कर रहे हैं, कभी आप ताजिर दोस्त स्कीम लगा रहे हैं, कभी आप मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं, और हर साल हमने देखा है कि टैक्स के नाम के ऊपर हम तब्दीली ले आते हैं। एक साल आता है कि जी कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा रहे हैं, फिर अगले साल आता है अब कम कर रहे हैं, फिर अगले साल आता है कि जी अब कि कैपिटल गेन टैक्स की मिसाल इसलिए दी है कि उसका सेविंग्स के से बड़ा ताल्लुक़ है, सेविंग्स को इनकरेज करने के। तो अब जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि आप इनकरेज करते हैं लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल को फोल्ड करें, इन्वेस्टमेंट को फोल्ड करें, लेकिन हुकूमत ने वो डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दी है। अब रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ होल्डिंग आपके ऊपर 15% टैक्स है। तो मतलब ये कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसकी मदद से वो ये बजट बनाए, जिसके नतीजे में फिर हमें ये एक किस्म के कियोस नज़र आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट क्लेम के जो बजट बनाया गया है वो IMF की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और फिर एक टारगेट सेट करना रेवेन्यू का बाय ओवर 38%, ये एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और फिर रिलाई करना इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, तो ये किस तरह से होगा? फिर लिमिटेड मेयर्स जो है वो, जैसे कि ऑलरेडी हमने बात की कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स पे करें, वो उन पे मज़ीद बर्डन, और जिन पे अजम्पशंस दी गई हैं, और इस दफ़ा भी एक लिमिटेड मेयर्स लिया गया है IT सेक्टर, रिटेलर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। तो ये चीज़ें साथ लेके चलना, इस तरह के मेयर्स लेना, तो ये कितनी जो है यूज़फुल अप्रोच होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाए इकॉनमी को? काफ़ी वाइड रेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये कि इसके कुछ पार्ट्स को मैं कोशिश करता हूँ एड्रेस करने की। एक तो देखें, बात ये है कि जो आपने IMF के प्रोग्राम की बात की है वो हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि IMF का प्रोग्राम फिस्कल डिसिप्लिन से मुतल्लिक है, IMF का प्रोग्राम एनर्जी गवर्नेंस से मुतल्लिक है। इसमें पब्लिक स्पेंडिंग को कट करने की बात हुई है, ख़ास तौर पर SOEs जो हमारी है उनके ख़र्चों को कम करने की या उनको प्राइवेटाइज़ करने की बात हुई है। तो इसमें आपको बहुत सिलेक्टिव अप्रोच नज़र आती है गवर्नमेंट की, कि कहीं कहीं आपको लगता है कि वो हुकूमत उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रही है जो IMF ने कही है, लेकिन कहीं लगता है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है उन चीज़ों से, जो स्पेशली जब आप स्पेंडिंग रेस्ट्रेंट्स की बात करते हैं उस हवाले से हमें हुकूमत बिल्कुल उस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देती है। अब जहाँ तक ये बात है कि किस हद तक ये आपने जिसका कहा ना ग्रोथ, तो अब ग्रोथ का ताल्लुक बड़ी हद तक इस बात से है, दो चीज़ों से है। एक तो ये कि हमारा इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो रेट है वो क्या है। इस वक्त हमारा 12-13% के करीब इन्वेस्टमेंट रेट है। जो प्लानिंग कमीशन का एस्टिमेट्स है, जो पाइड का भी एस्टिमेट है, उसके मुताबिक हमारे ग्रोथ रेट को तकरीबन इस वक्त 28% या 30% के करीब इन्वेस्टमेंट सेविंग्स रेट को इतना होना चाहिए। उसके बाद जाकर हमारा ग्रोथ रेट 7-8% के करीब आएगा। हम उससे बहुत दूर हैं। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो जो अभी एस्टिमेट किया गया है वो 3.6% है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बढ़ नहीं रही। तो अब
इस मौके के ऊपर टैक्स पॉलिसी को आप इस्तेमाल करते हैं इनकरेज करने के लिए सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को और बिज़नेस प्रोडक्टिविटी को, ट्रांजैक्शंस को। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त आप ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में लोग अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पार्क कर रहे हैं। हिस्टोरिकली हमने रियल एस्टेट में देखा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान का रियल एस्टेट भी बिल्कुल बैठ गया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। आज ही मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने बताया कि CDA जो कि आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो ऑक्शन करता है तो उसके टेकर्स होते हैं, उसकी डिमांड होती है, इस वक्त उसकी डिमांड ना होने के बराबर है CDA के ऑक्शन की। तो वो ऑक्शन करते हैं लेकिन आगे से डिमांड सप्रेस्ड है, तो इस वक्त रियल एस्टेट भी हमारा बैठा हुआ है। तो लेकिन आप दुबई में देखें, हमने वहाँ का जो रियल एस्टेट उसको हमने प्रमोट किया हुआ है, वहाँ पर 12 से 15 बिलियन डॉलर की हमने सरमायाकारी कर दी है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल तो कहीं मौजूद है, सेविंग्स तो कहीं मौजूद है या थी पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक ऐसी जगह पर जाकर पार्क होगी जहाँ उनको बेहतर रिटर्न मिल रहा है, और बेहतर रिटर्न से ज़्यादा उनको सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है कि जो उनका प्रिंसिपल एसेट है, जो कैपिटल है, वो ज़ाया ना हो, और तीसरा उनको एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। तो ये तीसरी बात है ना, पीस ऑफ माइंड, ये मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप को ये एतमाद हो कि जब मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कहीं पर, तो वहाँ की हुकूमत मुझसे ये नहीं पूछेगी कि पिछले 10 साल का अकाउंट लेके आ जाओ, या ऑडिट नहीं शुरू हो जाएगा, एक हैरासमेंट नहीं शुरू हो जाएगी, तब आप एक सुकून से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो हमने अभी तक वो नहीं देखा, वो हमने एक ट्रस्ट लेवल यहाँ नहीं देखा। बल्कि आप ये देखेंगे बजट से पहले ही हुआ कि FBR ने बहुत सारे लोग बिजनेसेस को ऑडिट नोटिस भेज दी, और ऑडिट नोटिस भी उनको 10-10 साल पुराने अकाउंट्स के भेज दिए, जबकि बाय लॉ वो सिर्फ पिछले 5 साल तक का ऑडिट का पूछ सकते हैं। और जो बिजनेसेस की भी जिम्मेदारी है कि वो अप टू 5 years रिकॉर्ड रखते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड रखना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं। तो इस एनवायरनमेंट में फिर जो सेविंग्स जो कर रहे हैं, जो कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, वो फिर अपने कैपिटल को और इकोनॉमी के अंदर लाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इसमें वो फंस जाएंगे। तो टैक्स या बजट एक मौका होता है इन चीज़ों को करेक्ट करने का, तो हमने ये मौका तो गवा दिया। और जैसे कि औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि हम तो डिजिटाइज़ करेंगे, ये FBR के लिए थी, उसमें भी फेल हुए। फेयर टैक्सेशन की तरफ हम आएंगे, उसमें भी एक फेलियर अभी नज़र आ रहा है। डिजिटाइजेशन के ऊपर मैं ये फेलियर नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है, इनका प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि इससे पहले वर्ल्ड बैंक का एक पूरा प्रोग्राम आया था जो अभी तक चल रहा है, पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू। उसमें हमने कोई $400 मिलियन का लोन लिया इन द नेम ऑफ डिजिटलाइजेशन, इन द नेम ऑफ रिफॉर्म, मगर उसका हमने खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया। तो अब ये इन्होंने एक और मल्टीनेशनल कंपनी को हायर कर लिया है, मैकेंजी को हायर कर लिया। अब देखेंगे वो क्या आप चांद चढ़ाते हैं, तो वो हमें कुछ अर्से बाद पता चलेगा। वर्किंग क्लास की मैं बात करूँगी, जैसे कि मिनिमम वेज जो है वो 37,000 रखी गई। फिर एलोकेशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज, सोशल प्रोटेक्शन की अगर बात करें हम, लेकिन उसी के साथ साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का जो सेल्स टैक्स उस पर जो उन्होंने इंक्रीज़ किया है 25 to 30%, और फिर फ्यूल प्राइसेस इनका भी फ्लैक्चुएट होना आने वाले टाइम के साथ गरीब के लिए तो अब अपने बजट से इन चीज़ों को करना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट नहीं पर वो डायरेक्ट टैक्सेस तो पे कर ही रहा है, जिस पे ये भी एक बर्डन है उसके लिए। एक तरफ तो वो सोशल प्रोग्राम दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ गरीब तबका पिस भी रहा है। तो ये किस तरह से जो बजट है वो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को जो है अफेक्ट करेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं कि एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो असरात पड़ते हैं ख़ास तौर पर लो इनकम सेगमेंट्स के ऊपर, वो क्या पड़े और क्या पड़ते हैं, और दूसरा डायरेक्ट टैक्सेशन के क्या पड़ सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हमें अलग लेने की ज़रूरत है। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो ये मेरा तो ओपिनियन ये है, और हमने जो भी पाइड प्राइम रिफॉर्म्स कमीशन ने भी ये प्रपोज़ किया था कि हमें एक सिंगल टैक्स रेट की तरफ रहना चाहिए।
यानी ये नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जी ये फ़लाँ आइटम के ऊपर हम 25% कर देते हैं, इसके ऊपर 15 कर देते हैं, इसके ऊपर 10 कर देते हैं। इससे एनॉमलीज़ क्रिएट होती हैं, इससे आप बिज़नेसेस ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि जी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये एक तो हमें यूनिफॉर्म रेट को मुंतखब करना चाहिए। लेट्स से कि वो रेट 15% है या वो 10% है, ये इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हुकूमत ये सोचे कि ये आइटम्स इनको हमें ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, इस पर कम लगाना चाहिए। टैक्स रेट एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड आप कर दें। और अगर गवर्नमेंट को ये फ़िक्र है कि उनका रेवेन्यू लॉस होगा, तो उसका हल बहुत सिंपल है कि आप रेवेन्यू न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर आपको रेट डिफ़ाइन कर दें, ताकि हर एक को पता हो कि जी हमने ये देना। और फिर उसमें से जो गैप्स हैं उनको आप एड्रेस करें। जब आप बहुत हाई टैक्स रेट रखेंगे तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड, इनफॉर्मल, अनटैक्सड रहेगा। लोग नहीं चाहेंगे कि जी आप इसमें टैक्स में आए, सेल्स टैक्स में आए, क्योंकि उसके बाद फिर उनका जो इनकम टैक्स का एक्सपोजर है वो भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो रिटेलर्स हैं, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं, ये अवॉइड करते हैं इन सारी चीज़ों को आने में। अब इसके जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसके भी दो जवाब हैं। देखिए, एक हद तक इस तरह की टैक्सेशन कंजम्पशन को स्टॉप करती है, कंजम्पशन को रोकती है। अगर वो नेसेसरी आइटम ना हो, उस हवाले से तो शायद हम सेविंग्स की तरफ जाएं। लेकिन जो नेसेसरी आइटम्स हैं, अगर आप उनके ऊपर टैक्सेस को लगाएंगे या बढ़ाएंगे, तो उसकी कंजम्पशन उस तरह तो कम नहीं होगी, तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो वो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लमेटिक, जैसे आपने पेट्रोल की बात की है, तो उसके नतीजा तो उसके ऊपर पड़ेगा जिसकी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी ज़्यादा उसके ऊपर पड़ेगा जिसकी मोटरसाइकिल है। जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान के पास सिर्फ 6% ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन या हाउस होल्ड, सिर्फ 6% के पास गाड़ी है, लेकिन मोर देन 50% के पास हाउस होल्ड के पास मोटरसाइकिल है। तो ज़ाहिर है उनके असरात उस पर ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है लो इनकम सेगमेंट को। अब जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें इनकम टैक्स है। अगर आप इनकम टैक्स को देखें, उसमें एफईटी भी है, लेकिन हम एफईटी को नहीं लेते, हम इनकम टैक्स को लेते हैं। तो उसमें हुकूमत ने क्या किया है कि जो आपका एक तो डायरेक्ट थ्रेश होल्ड है, उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने मेनटेन रखा है कि 50,000 रुपये तक अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स, आपकी लायबिलिटी है वो ज़ीरो है मंथली। लेकिन अगर आप उससे बढ़ जाते हैं तो फिर वहाँ से टैक्सेबल इनकम शुरू हो जाती है, टैक्सेबल लिमिट शुरू होती है। तो अगरचे हुकूमत ने जो मार्जिनल इनकम टैक्स को इंक्रीज़ नहीं किया, जो टॉप मार्जिनल इनकम टैक्स 35% उसको इंक्रीज़ नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने दो काम किए हैं। उन्होंने स्लैब्स की डेफिनेशन को चेंज किया, जिसकी वजह से जो सैलरी कम थी जिनकी, लेट्स से अगर 1 लाख रुपए के अराउंड सैलरी है, तो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन डबल हो गया। अगर वो पहले 10,000 दे रहे थे साल का, तो अब वो 20,000 देंगे। लेकिन जिसकी इनकम 1 करोड़ है, उसके ऊपर भी प्रोपोर्शनेटली उसका डबल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी इजाफा हुआ है उसकी टैक्स लायबिलिटी में। और उसको हुकूमत ने और इसके ऊपर बर्डन नहीं डाल दिया है कि एक तरह से सुपर टैक्स इम्पोज कर दी है, यानी 10% का सरचार्ज जिसको वो कह रहे हैं। तो ये मसला सिर्फ लो इनकम सेगमेंट का नहीं है, ये लो इनकम सेगमेंट से ज़्यादा अपर मिडल और जो आपकी जो टॉप अर्नर्स है, ये उनका ज़्यादा मसला है। क्योंकि अगेन इनकम ग्रुप वो है जो कि सेव भी कर रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम 60-70 हज़ार है, 80 हज़ार है, 1 लाख रुपए है, तो आपकी सेविंग ना होने के बराबर होगी। अगर आप एक हाउस होल्ड चला रहे हैं, अगर आपने एक पूरी फैमिली रन करनी है, तो इसमें से बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी इनकम 10 लाख है, 20 लाख है, तो फिर इसका मतलब है आप सेविंग कर सकते हैं। और लेकिन उस सेविंग का अगर ज़्यादा पोर्शन हुकूमत ले गई, तो फिर तो उसका इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो फिर हुकूमत में जाएगा। वो जो आपने शुरू में कहा कि जी 40% आपने बढ़ा दिया है साइज़ ऑफ रेवेन्यू, तो फिर तो वहाँ चला जाएगा। फिर तो हमने ये जो हुकूमत ने जो इनएफिशिएंट इदारे बनाए हुए हैं, वो वहाँ पर सारे खर्चे चले जाएंगे, प्रोटोकॉल के अंदर चले जाएंगे, गाड़ियों में चले जाएंगे, इनके जो घर हैं उनमें चले जाएंगे। तो इसलिए फिर बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं
उस कंप्लायंस से और कोई एवॉइडेंस का तरीका ढूंढते हैं। आपने बात की सैलरी क्लास की, तो 200% ज़्यादा टैक्स दे रहा है इस जो बजट भी आया है उसके अकॉर्डिंग भी, मोर देन आईटी सेक्टर, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये बहुत बर्डन है सैलरी क्लास पे कि वो इतना जो है वो टैक्स पे कर रहा है। जी, इसमें देखें, इसमें बात सही है। पिछले साल भी जो बजट के फिगर्स है उसमें तकरीबन टोटल बजट का कोई अगर आप समझेंगे टैक्स कलेक्शन थी कोई 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ की, जो 2024 में जो माली साल ख़त्म हुआ। उसमें सैलरी इनकम टैक्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 250 अरब रुपए बनती है। तो परसेंटेज वाइज वो सैलरी इनकम टैक्स का पोर्शन टोटल टैक्स कलेक्शन में, अगर आप इसका डायरेक्ट टैक्स भी ले लें तो 40% का ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन नहीं बनता। लेकिन जिन सेक्टर्स की आपने बात की है, एक्सपोर्टर्स की, आईटी की, उसके मुकाबले में सैलरी इनकम टैक्स, सैलरी को ज़्यादा टैक्स दे रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। हमने चूँकि ख़ुद कहा हुआ है कि जी हम एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देंगे, फिर जी आईटी के सेक्टर को इंसेंटिव देंगे, तो उनको हमने वो 1% एक टैक्सेशन रिजीम में ले आए हैं, जिसको फिर इफेक्टिवली वो एक फ़ाइनल टैक्स रिजीम बन जाती। तो हमने अपने प्रपोजल्स में तो ये कहा हुआ है कि ये जो आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम है, फ़िक्स टैक्स रिजीम है, इन सब को ख़ात्मा करना चाहिए और हमें एडवांस टैक्सेस को ट्रीट करना चाहिए। उसको उसी को फाइनलाइज करने की हमें ज़रूरत है, बजाय कि हम ये सोचें कि हमने एक टैक्स लगाया है और उसके बाद हमने कोई और लायबिलिटी नहीं रखनी। हमें एक यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम की तरफ जाना चाहिए। इवन के एक्सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया है कि इसको अबॉलिश किया जाए। जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे इन्होंने सेल टैक्स इंक्रीज़ किया है 25 to 30%, और अगर ये डिमांड उनकी पूरी ना की गई तो वो तो कह रहे थे कि हम तो फैक्ट्रीज़ भी बंद कर देंगे। जी, अब देखिए ये सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर नहीं है, ये एक्सपोर्टर्स अक्रॉस बोर्ड उनके ऊपर ये लग रहा है। देखिए असूली तौर पर मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला ठीक है कि एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इंडस्ट्री, आईटी, हर कोई एक नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स दे। जब इनकम टैक्स जो सैलरी वाले हैं उनके ऊपर छूट नहीं है, तो फिर हम एक्सपोर्टर्स को क्यों एग्जम्पशन दे रहे हैं? ये तो बात तो ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह के फ़ैसले करते हैं तो हमें उसको होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है, हमें उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, हमें स्टेजेस को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है कि ताकि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कामयाबी से हम वो कर सकें। इसके साथ एक और चीज़ भी है कि हमने, अब जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर भी है, मतलब वो ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन वो इंपोर्ट करता है, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, उसके बाद उनको प्रोसेस करता है। तो आपने इंपोर्ट्स के ऊपर तो उसका वर्किंग कैपिटल फंसाया हुआ है और दूसरी तरफ आपने उसको एक्सपोर्ट में भी उसको करटेल कर दिया। तो इसको होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ ये देखेंगे जी एक्सपोर्टर्स के साथ ये हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो इंपोर्ट के स्टेज के ऊपर भी क्या हो रहा है। तो जब तक हमारे सामने कंप्लीट पिक्चर नहीं आएगी, वो हमें उसको एक क्रिटिकली असेस करना इस स्कीम को मुश्किल होगा। जो टैक्सेस के हवाले से भी अभी भी हमने बात की, आपने भी की कि जो है एक तो बर्डन है, तो ये जो फाइलर्स जो है, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्या ये पुश नहीं करेगा फाइलर्स को नॉन फाइलर्स की तरफ? जैसे हमने बात की एक्सपोर्टर्स ने तो कर लिया फौरी तौर पे प्रोटेस्ट। जी, जो आपने आई थिंक ये फाइलर और नॉन फाइलर की बात की है, इसका ताल्लुक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से है। और ये बात हम लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये फाइलर और नॉन फाइलर की जो हमने डिस्टिंक्शन रखी हुई है, इसको हमें फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। इससे सिर्फ ये हुआ है कि हमने अपनी रिजीम में एक तरह से टैक्स को एवॉइड करना, टैक्स को बल्कि एवेड करना लीगली परमिसिबल बना दिया है। तो जो लोग टैक्स नहीं देना चाहते या टैक्स, आई वुड से कि टैक्स रजिस्टर में नहीं आना चाहते, वो एक हायर टैक्स रेट पे करके, जैसे FED हायर रेट पे करके या जनरल सेल्स टैक्स हायर रेट पे करके, वो सिस्टम से बाहर रहना प्रेफर करेंगे, बजाय कि सिस्टम के अंदर आए और नॉर्मल टैक्स दें। तो पहला स्टेप इनको गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए था कि इस बजट में अगेन दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि ये कैटेगरी ख़त्म करें। इन्होंने इस कैटेगरी को ख़त्म करने के बजाय एक नई कैटेगरी का इजाफा कर दिया है, जिसको हम लेट फाइलर कह सकते हैं। यानी हमसे सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के बजाय मज़ीद कम्प्लेक्स बना दिया।
इसकी वजह से सिस्टम में डिस्टॉर्शन बढ़ेगी, इसकी वजह से जो करप्शन में इजाफ़ा होगा, इसके वजह से हरासमेंट में इजाफ़ा होगा, और हम एक नीट और क्लीन सिस्टम से हम एक स्टेप पीछे चले गए बजाय में के आगे जाने के। तो जो इसमें लास्ट मैसेज वो यही है कि गवर्नमेंट को फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये जो हमने तस्वर बनाया है, मुख्तलिफ हमने तो तकसीम की थी, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर असूल बहुत सिंपल है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको टैक्स देना होगा, और अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो फिर आपको एज़ पर द लॉ प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो ये पोजीशन है, जो लॉ की पोजीशन है, इसी को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। बट एट द एंड जो टैक्सेस रेस की बात की गई है, उसका तो जो मोटिव उनका यही है कि रेवेन्यू कलेक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से करें, और वो समझते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन करके हम ये एक तरह से ग्रोथ को हम टच करेंगे, पर इस टैक्सेशन से ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, टैक्सेशन से ग्रोथ पॉसिबल है, टैक्सेशन से हुकूमत की ग्रोथ हो रही है। सिर्फ हुकूमत की अब देखें ना, एक ऐसी इकॉनमी जो कि 3.5% के हिसाब से ग्रो कर रही हो, और हुकूमत उसमें 40% के हिसाब से ग्रो कर रही हो, अपना फुटप्रिंट का, तो इसके अंदर तो इसका मतलब ये है कि थ्रू फिस्कल मेजर एंड ऑल्सो जो मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रही है दूसरी तरफ, उसके ज़रिए हुकूमत तो बढ़ रही है। सो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ कोई इकोनॉमी की नहीं हो रही है, ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट की इकोनॉमी की हो रही है, ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी की नहीं हो रही। बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बिजनेस को के अलावा आप सिविल जो है वो बात करें, जिस तरह हमारे फेलो हैं डॉक्टर खलील अहमद, वो अक्सर बात करते हैं कि सिविल इकोनॉमी वर्सेस स्टेट इकोनॉमी। तो सिविल इकोनॉमी को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ गवर्नमेंट इकोनॉमी को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए हैं, टैक्सेस का रेवेन्यू बढ़ गया है, और इसके नतीजे में उन्होंने जो एलोकेशन रखनी है मुख्तलिफ मदों में, उसके में भी इजाफा करती है। नॉन फाइलर्स के लिए जो मेजरमेंट लिए गए हैं कि उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, बैन लगा दिया जाएगा कि वो फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, और फिर जो टैक्स नहीं पे कर रहे उनके लिए मज़ीद लेवी लगाई जाएगी। तो इस तरह के जो मेजरमेंट है, क्या वो वाकई यूज़फुल रहेंगे जो लिए जा रहे हैं, या आपके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट्स ठीक है या नहीं है? देखिए, इसमें कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। पहला इशू टेक्नोलॉजी का इशू है। बजट से पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हम सिम ब्लॉक करेंगे, तो पहला नंबर आया कि जी हम 50 लाख लोगों की सिम ब्लॉक करने जा रहे हैं। फिर ये नंबर कम होते 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 5000 पे रह गया, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज़ ने कहा कि जी हमारा काम तो ये नहीं है कि हम टैक्स को इकट्ठा करें, या हम ये बताएं कि जी कौन फाइलर है कौन नॉन फाइलर है, उसके मुकाबले उसकी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट आ गई। अब उसका हुकूमत ने क्या किया कि हुकूमत ने इस बिल में ये लिख दिया है कि जी अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 100 मिलियन का जुर्माना हो जाएगा। उल्टा बजाय कि आप कोई अपना काम ठीक करें, आपने टेलीकॉम कंपनीज़ को ये कह दिया कि अगर आप ये इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करें तो उनके ऊपर बैन लग जाएगा। सो एक तो ये गलत चीज़ है ऑब्वियसली। दूसरा ये कि ट्रैवल के ऊपर बैन करना, वो तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ मूवमेंट के भी ख़िलाफ़ है। वो इस तरह के फ़ैसले जब हुकूमत फाइनेंस बिल में लेके आती है तो वो अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस के ऊपर चैलेंज हो जाती है। और इस वक्त तो जो वर्डिंग है वो ये है कि अगर ऐसा हुआ, यानी FBR को अथॉरिटी दी गई है, उसको लाजमी नहीं किया गया कि उनको सफ़र के लिए रोका जाएगा, और उसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज की गई हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो आप बजाय कि इस तरह के मेजर्स लेने के जो कि एक तरह से नेगेटिव टोन में आते हैं, आप उनको पॉजिटिव इंसेंटिव दें। आप बताएं कि जी आप आएँ, एक लो इनकम टैक्स के ऊपर आप रेट के ऊपर आप अंदर आ जाए। मैं एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा, आप उनको इनकम टैक्स में लेके आए, कोई टैक्स की माफ़ी किसी को ना दें, लेकिन आप उनको इनकरेज करें और फिर उनको सिस्टम में रहने दें, सिस्टम से उनको मत भगाएं। बिल्कुल, जो बजट बनाया गया है, कुछ रियल रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन सेट की गई है 12% बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशनरी बजट है, क्लियर नज़र आ रहा है जिस तरह से टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए हैं, सैलरी क्लास पे मज़ीद बर्डन डाला गया है। ऐसा बजट बनाया जाए जिससे एटलीस्ट वर्किंग क्लास तो अफेक्ट ना हो, और ऐसा बजट हम सब चाहते भी हैं जो एटलीस्ट सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करे, फेयर टैक्सेशन हो,
आने वाले टाइम में मज़ीद इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की इकॉनमी पे, उसकी ग्रोथ पे। जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है ग्रोथ रेट के 3.6 हम अचीव करेंगे, क्या वो पॉसिबल होगा इस बजट के साथ अचीव करना? दैट्स फॉर आवर टुडे। स्टे कनेक्टेड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर एपिसोड लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।